नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार एक बार फिर से आप सभी का इसके स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे लीवर यानी यकृत से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 8 होगा, यानी साइंस का लेक्चर नंबर 8। और इससे पहले सारा वीडियो प्राप्त करने के लिए दोस्तों जो भी मैंने अपलोड किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को विजिट करिए, यानी प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब, यानी नीचे रेड आई बटन आपको दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सर यकृत कहते किस, या फिर यकृत का रूप कैसा होता है, उसका आकार साइज ये किस तरह का होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लीवर होता है ना, जिसको हम यकृत कहते हैं, ठीक है, इसी को हम जिगर, कलेजा, इन सारे चीज़ों के नाम से ये जाना जाता है। तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा कि जिगर, कलेजा, यकृत, लीवर सब सारी चीज़ें एक ही हैं। और आपको दिख रहा होगा यही आपका लीवर है, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका लीवर, यही इसकी संरचना आपको दिख रही होगी, जो कि एक तिकोना के आकार का है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट तो वो ये है कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है सर? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अब एक क्वेश्चन उठता है कि ग्रंथि होती क्या है। तो ग्रंथि के लिए मैंने एक अलग से स्पेशल टॉपिक जब आएगा तो मैं उसको अलग टॉपिक बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें हम केवल ग्रंथि की बात करेंगे, जिसमें बाह्य ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, सारे ग्रंथि की बात करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ग्रंथियां जो होती है ना, जिसको हम ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, ये एक ग्रंथि अगर बात करें, ये एक बिगड़ा हुआ रूप होता है, यानी एक बिगड़ा हुआ रूप, गांठ नुमा संरचना होती है। तो आपको दिख रहा होगा ये गांठ नुमा एक संरचना होती है। दूसरी चीज कि ये जब हमारे शरीर में कई सेल्स, कई छोटे छोटे सेल्स इकट्ठा होकर एक गांठ नुमा संरचना बनाती हैं तो उसे ही हम ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, और इन ग्रंथियों से अलग अलग रसों का स्रावण होता है, तो इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। चलिए, अभी मैं केवल लीवर की बात कर रहा हूं। तो आपने क्या पढ़ा कि लीवर जो है इसी को हम कई नामों से जानते हैं। दूसरी चीज दोस्तों यह है कि इसका जो साइज होता है ना, वो 16 से 23 यानी 16 से 23 सेंटीमीटर के मध्य होता है। इसके अलावा इसका जो भार होता है वो 1.5 से 2 किलोग्राम का भार होता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। और आगे तो अभी काफ़ी मजा आने वाला जब इसके कार्य प्रणाली को पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपके लीवर की संरचना आपको यहाँ पे पूरी तरह से स्पष्ट दिख रही होगी। ठीक है, ये आपका लीवर है पूरी, ठीक है, आप देख रहे होंगे। और इस लीवर की बात करें तो कुछ इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं जो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो जैसे इसका कार्य होता है वसा को जल में घुलनशील बनाना। ठीक है, इसके अलावा अमोनिया को यूरिया में बदलना, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, और हानिकारक पदार्थ को भक्षण करने का कार्य भी करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला कार्य है, पहला कार्य क्या है, मैंने आपको बताया था कि वसा को जल में घुलनशील बनाना। अब ये कैसे होता है सर? देखिए देखिए होता क्या है, मैंने आपको बताया कि जो जितनी भी ग्रंथियां होती हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, उनमें अलग अलग रस का स्राव होता है, ना कि एंजाइम का। तो ध्यान समझिएगा, अगर एंजाइम नहीं निकलेगा तो इसका मतलब पाचन नहीं होगा। तो ये जो लीवर है, ये ग्रंथि है, और ये एंजाइम का श्रावण ना करके किसी रस का श्रावण करेगी, और उस रस का क्या नाम होगा? पित्तरस। क्या नाम होगा? पित्तरस। तो यकृत से पित्तरस का निर्माण होता है, और ये जब पित्तरस का निर्माण होता है तो ये पित्तरस इकट्ठा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। ये आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का एक थैलानुमा संरचना है, और इसी पित्ताशय में ये पित्तरस इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम गाल ब्लैडर कहते हैं। ये गाल ब्लैडर है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है गाल ब्लैडर है, ये पित्ताशय गाल ब्लैडर है, तो इसमें इकट्ठा हो जाता है। अब देखिए सर क्या होता है, जैसे ही भोजन, हमने आपको बताया था कि हमारा जब भोजन आमाशय में पाचन होता है तो भोजन आमाशय में पाचन होने के बाद लिक्विड रूप में बदल जाता है, अर्धतरल अवस्था, जिसको हम कायम कहते हैं। तो वो भोजन कहाँ पे प्रवेश करता है? आमाशय के बाद ये आता है ग्रहणी में, यानी यू आकार की नली में पहुंचता है। तो जब भोजन यहाँ पे रुकता है, यहाँ पे, तो इधर से क्या होता है, इधर से जो ये पित्तरस होता है ना, ये पित्तरस यहाँ से यहाँ पे आता है, और इस भोजन में जो वसा की मात्रा होती है, उस वसा को क्या करता है? ये जल में घुलनशील बनाने का काम करता है। कौन? पित्तरस। ठीक है, तो ये चीजें मैंने। दूसरी चीज दोस्तों, इसका एक काम और होता है, ये पित्तरस ही होता है जो क्या करता है, इसको क्या करता है? सड़न से बचाता है। यानी अगर हम बात करें, अगर पित्तरस ना होना तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे सड़न भी होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये पित्तरस ही है जो क्या करता है, इसको क्या करता है? सेफ्टी करता है। ठीक है, चलिए, तो ये था इसका
मतलब फर्स्ट कार। और यहाँ पे देखिए जो ये वसा को जल में घुलनशील बनाता है ना, इस प्रक्रिया को हम पायसीकरण या इमल्सीकरण कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि पायसीकरण इमल्सीकरण कहते किसको है, तो आपको तुरंत बताना है कि वसा को जल में घुलनशील बनाने की प्रक्रिया ही पायसीकरण या इमल्सीकरण कहा जाता है, जो कि किसके माध्यम से होता है, तो आपने देखा यहाँ पितरस के माध्यम से होता है, तो जो कि लीवर का एक कार्य है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो इसका नेक्स्ट कार्य क्या है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। होता क्या है कि इसका जो नेक्स्ट कार्य वो ये है कि इसमें एक हानिकारक पदार्थ भी पाया जाता है, किसमें, लीवर में। और यह हानिकारक पदार्थ कौन सा होता है, विलरूबिन। विलरूबिन या जिसको हम विलगार्डन भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है विलरूबिन। होता क्या है, देखिए जब आरबीसी का निर्माण होता है हमारे शरीर में, ध्यान समझिएगा, जब रक्त का विघटन यानी आरबीसी के निर्माण के दौरान क्या होता है, इस बिलिरुबिन पदार्थ का भी निर्माण होता है, जो कि हानिकारक पदार्थ होता है। तो यकृत क्या करता है, यकृत जो है इसको अलग करेगा, बिलिरुबिन को आरबीसी से अलग करेगा, यानी ब्लड से अलग करेगा। क्यों अलग करेगा भैया, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ये ब्लड के रास्ते पूरे शरीर में फैल गई, तो चूंकि इसका रंग होता है पीला, और जब ये ब्लड के रास्ते में पूरे शरीर में फैल जाता है तो सामान्य भाषा में इसे पीलिया कहा जाता है, यानी इससे ही पीलिया रोग जन्म लेता है। तो किसकी वजह से, बिलिरुबिन की वजह से, जिसको हम विलगार्डन भी कहते हैं। तो ये होता कब है, ये तब होता है जब हमारे लीवर में इन्फेक्शन होता है, यानी जब हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो गया तो समझो अब हमारा लीवर जब गड़बड़ हो गया तो ये कार्य तो कर नहीं पाएगा, यानी रक्त को बिलिरुबिन से अलग कर नहीं पाएगा। और जब ये अलग नहीं कर पाएगा तो ये बिलिरुबिन रक्त के रास्ते, ब्लड के रास्ते क्या होगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा और हमें पीलिया यानी जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीलिया रोग किससे होता है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया किस तरह से होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि लीवर की कितनी महत्व है, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, ठीक है, हमारे शरीर में। तो ये चीज़ें हैं। चलिए अब हम आगे बताते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट कार्य है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो अगला कार्य है वो कुछ प्रोटीन का निर्माण करता है। जैसे देखिए ये जो पित्तरस होता है ना, इसकी वजह से यहाँ देखिए पित्तरस क्या करता है, इसमें कुछ प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी लीवर हमारे कुछ प्रोटीन का निर्माण भी करता है। भाई इधर हानिकारक पदार्थ बन रहा था तो इधर प्रोटीन का भी निर्माण कर रहा है। कैसे, ये एक होता है हिपैरिन और एक होता है प्रोथाम्बिन प्लस फाइब्रिनोजिन, यानी हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, इसके अलावा प्रोथाम्बिन एवं फाइब्रिनोजिन प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। अब देखिए इनके अलग अलग कार्य मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताऊं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, आप लोगों के मन में क्वेश्चन होता होगा कि भैया हमें जैसे ही चोट लगती है, कोई बालक दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते चोट लग गई, तो चोट लगने पर आपने देखा होगा कि ब्लड बहने लगता है, ब्लड बाहर बहने लगता है। तो जैसे ही ब्लड बाहर आता है तुरंत जम जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो भाई उसके शरीर से सारा ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो वो तो व्यक्ति मर सकता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जैसे ही उसको चोट लगी, ब्लड बाहर निकलने लगा, ब्लीडिंग होने लगी और बाहर वो आके जम जाता है, जिससे रक्त नहीं बह पाता। तो ये किस वजह से होता है। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा ना कि सर ये बताइए, अगर ब्लड बाहर आने पे जम जाता है तो हमारे शरीर के अंदर भी तो ब्लड बह रहा है, तो वहाँ क्यों नहीं जमता, शरीर के अंदर भी तो ब्लड बह रहा है तो जमता क्यों नहीं। देखिए इन्हीं प्रोटीन की वजह से। इनमें से जो पहला हिपैरिन प्रोटीन है ना, ये क्या करता है, ये हमारे धमनी में रक्त को जमने नहीं देता, यानी जो हमारे शरीर के अंदर धमनियों में क्या हो रहा है, रक्त बह रहा है, उनको जमने क्यों नहीं देता। कौन नहीं जमने देता, किसकी वजह से नहीं जमता, तो वो हिपैरिन नामक प्रोटीन है। जबकि जो प्रोथाम्बिन एवं फाइब्रिनोजिन है, ये क्या करता है, ये रक्त के स्कंदन में सहायक होता है, यानी चोट लगने पर जैसे ही हमारे शरीर से बाहर ब्लड ब्लीडिंग होती है, बहने लगती है, तो ये जमता किसकी वजह से है, प्रोथाम्बिन एवं फाइब्रिनोजिन की वजह से। तो आपको केवल प्रोथाम्बिन याद रखना है, प्रोथाम्बिन, ठीक है। तो प्रोथाम्बिन का कार्य क्या है कि अब बाहर रक्त को क्या कर देता है, जमा देता है, जबकि हिपैरिन क्या है, ये अंदर रक्त को जमने नहीं देता। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, हिपैरिन अंदर जमने नहीं देता रक्त को, जबकि प्रोथाम्बिन बाहर रक्त को जमा देता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जब भी वर्ड देखिए जमाना या फिर स्कंदन आ जाए ना, तो दोनों को सेम ही समझना है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको याद रखना है, भाई कन्फ्यूजन है, हिपैरिन क्या करता है, प्रोथाम्बिन क्या करता है, तो आप ऐसे याद करिए, प्रोथाम्बिन, तो थाम्बिन वर्ड है ना, थामना, थामना, प्रोथाम्बिन से वर्ड आपको थामना वर्ड आपको मिल रहा है, थामना। तो क्या थाम लेता है, रक्त को बहने से थाम लेता है, यानी रक्त ज़्यादा ना बह पाए, इस समस्या को क्या करता है, थाम लेता है। तो थाम्बिन क्या करता है, थाम लेता है किसको, रक्त को, यानी रक्त को बहने नहीं देता।
और जबकि हिपैरिन क्या करता है, ये रक्त को जमने में मतलब ये रक्त को क्या करता है, जमने नहीं देता, जबकि ये रक्त को बहने नहीं देता। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। कौन भैया, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। कौन, यकृत यानी लीवर, जिससे हमें डायबिटीज ना हो, जिससे हमें डायबिटीज ना हो, मोटापा वगैरह ना हो। तो कैसे, देखिए होता क्या है कि मान लीजिए हमने क्या किया, खाना खा लिया, हमने खाना खा लिया भैया, ढेर सारा खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद वो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा ना, उसका पाचन होगा तो ग्लूकोज बना। तो भाई ये बताइए, जब ग्लूकोज बना तो उसको खर्च करना चाहिए ना, हमें खर्च करेंगे तो क्या होगा, हमें दिक्कत नहीं होगी, हमारा शरीर फिट रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने खाना खाने के बाद सो गए, हम खाना खाने के बाद सो गए, तो अब शरीर में क्या होगा, जो ग्लूकोज बना रहेगा उसको आप खर्च नहीं कर रहे हैं, तो भाई उसे खर्च होना चाहिए ना, नहीं खर्च कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, ये जो लीवर है ना, ये अतिरिक्त ग्लूकोज यानी वो अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा हो गया, तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करेगा, ग्लाइकोजन में बदल देगा। किस में बदल देगा, ग्लाइकोजन में बदल देगा। और वो ग्लाइकोजन कहाँ पे संरक्षित रहेगा, यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा, यानी लीवर में इकट्ठा रहेगा, संरक्षित रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा रहेगा। अब जब यहाँ पे इकट्ठा रहेगा तो आवश्यकता पड़ने पर ये क्या करेगा, आवश्यकता पड़ने पर फिर से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देगा। जैसे मान लीजिए अगले दिन हमने भोजन नहीं किया, क्यों, क्योंकि अगले दिन हम व्रत हैं, अगले दिन हम भूखे हैं, व्रत हैं, तो अब हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी ना, कैसे रहते हैं, तो इसके लिए यही जो यकृत में ग्लाइकोजन है ना, ये ग्लाइकोजन को क्या करता है, यकृत फिर से ग्लूकोज में बदल देगा। और जब ग्लूकोज में बदल देगा तो वो ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, अब यहाँ पे खर्च होगी। जिस दिन हम व्रत रहेंगे, चूंकि हम उस दिन भोजन नहीं कर रहे हैं ना, तब भी हमें ग्लूकोज कहाँ से मिल रहा है, इसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल कर मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि व्रत रहने पर व्यक्ति 2-3 दिन अगर व्रत है तब भी कैसे जीवित रहता है, बस यही है, उसको ग्लूकोज तब भी मिलता रहता है। कैसे, क्योंकि लीवर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में बदल दिया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदलकर उसकी पूर्ति की जाती है। तो ये चीज़ें, इसीलिए दोस्तों क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखनी है कि ग्लूकोज की सप्लाई क्या होता है, होता रहता है हमारे शरीर को, भले ही में 1-2 दिन भोजन ना करें तब भी मिलता रहता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है, या अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। दोस्तों अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ये कैसे होता है, देखिए आपने देखा होगा कि पाचन, जब हमारे शरीर में पाचन होता है, खाना किया हमने, पाचन हुआ, तो हमारे शरीर में कुछ हानिकारक उत्सर्जित पदार्थ भी निर्माण होते हैं, यानी उत्सर्जित पदार्थ जिसको हम बाहर निकालना पड़ता है जिसमें में, तो उनका भी निर्माण होता है। तो वो जो निर्माण होता है ना, उसको हम अमोनिया कहते हैं। याद रखिएगा, हमारे शरीर में जो उत्सर्जित पदार्थ जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम यूरिन के रूप में निकालते हैं ना, एक्चुअली में वो पहले क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया जो कि बहुत ही विषैला होता है दोस्तों, यानी ये इतना विषैला होता है कि इसको स्टोर करने पर हमारे शरीर में नुकसान हो सकता है, हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो चूंकि हमारा शरीर इसको ज़्यादा देर तक रख नहीं सकता, इसलिए क्या करता है लीवर, यकृत क्या करेगा, इस अमोनिया को यूरिया में बदल देगा। क्योंकि भैया हम यूरिया को तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अमोनिया को ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, तो इसीलिए जब ये अमोनिया को यूरिया में बदल देगा तो यूरिया को हम कुछ देर क्या करते हैं, रख भी। आपने देखा होगा किसी को मान लीजिए बहुत तेज, मान लीजिए किसी को पेशाब लगा है, तो होता क्या है, व्यक्ति भाई शर्म के मारे किसी भीड़ में बैठा है तो कुछ देर बाद जाता है कि भाई अभी चलेंगे, है ना। तो किस वजह से, क्योंकि ये यूरिया ही होता है, इसीलिए वो उसको स्टोर मतलब कुछ देर होल्ड भी कर सकता है, जबकि अमोनिया होता तो नहीं कर सकता, वो शरीर को क्या कर देता, नुकसान पहुंचा देता। ठीक है, तो इसीलिए मनुष्य को क्या कहा जाता है, यूरिकोलेटेलिक कहा जाता है। क्या कहता है, यूरिकोटेलिक कहा जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि मनुष्य जो है, क्योंकि वो अमोनिया से क्या होता है, यूरिया में बदल जाता है। ठीक है, तो यूरिकोटोलिक, क्योंकि मनुष्य में क्या होता है, यूरिया चीज़ जो हम स्रावित करते हैं वो यूरिया करते हैं, जबकि अदर जो होता है ना वो अमोनिया होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों, यह विटामिन ए और विटामिन डी का संचय अल्प मात्रा में करता है। कौन, लीवर। भाई ये विटामिन ए और विटामिन डी का संचय मतलब इकट्ठा जो मतलब करता है वो मतलब विटामिन ए और विटामिन डी का भी मात्रा भी क्या करता है, वो इकट्ठा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। तो याद रखिएगा, भ्रूण अवस्था में यानी जब बच्चा जन्म नहीं लेता, यानी जब भ्रूणावस्था होता है उसका, तो उसमें जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, यकृत यानी लीवर में होता है। और इसकी अच्छा बाद में क्या होता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद कहाँ होता है, तो इसके बाद मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों। वैसे देखा जाए तो आरबीसी का जो निर्माण हमारा बोन होता है ना, उसका जो ऊपरी भाग होता है वहाँ पे रेड बोन मैरो है ना, येलो बोन मैरो इस तरह होता है, वहाँ पे होता है। तो इसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो अगला कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण क्या है कि भैया ये हानिकारक पदार्थ को भक्षण करने का कार्य करता है। कौन,
देखिए कूफर की कोशिका, देखिए ये जो लीवर आपको दिख रहा है ना, इस लीवर में एक कोशिका पाई जाती है जिसे हम कूफर की कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कूफर की कोशिका। और ये कोशिका क्या करती है? ये हानिकारक पदार्थ को भक्षण करने का कार्य करती है, यानी उसको नष्ट करने का कार्य करती है। जैसे आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो जहर खाने से बच जाता है, देखा होगा। मान लीजिए बहुत भारी डोज ले लिया तो भाई उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन हल्का डोज लिया, उसके अंदर जहर की मात्रा गई, तब भी वो बच जाता है। कैसे बचता है? देखिए जैसे मान लीजिए उसने जहर खाया तो ये जो लीवर में कूफर की कोशिका पाई जाती है ना, ये इसको क्या करेगा? भक्षण करेगा, यानी इसको नष्ट करने का कार्य करता है, जिससे व्यक्ति क्या होता है? बच जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए मान लीजिए ये इसकी क्षमता से बाहर है तो भाई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए दोस्तों जो जहर खुरान के शिकार होते हैं, जो व्यक्ति जहर खाने से मरता है, उसका जब पोस्टमार्टम होता है ना, तो उस पोस्टमार्टम में किस चीज़ का पोस्टमार्टम, यानी वो यकृत का ही होता है। यकृत की जांच होती है, किसकी होती है? लीवर की जांच होती है, यानी इसी यकृत पे ही होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो को कैसा लगा दोस्तों। अगर हेल्पफुल है तो बस एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा इस चैनल को जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए बस इतना ही कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमको बहुत ही मोटिवेट करता है और हम आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।